नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी में हूं पेनाज त्यागी। मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध के 29वें दिन नरेंद्र मोदी वॉर फ्रंट पर अब एक नई लड़ाई शुरू कर चुके हैं। मोदी की यह लड़ाई युद्ध के बीच से हिंदुस्तानी जहाजों को सुरक्षित निकालकर भारत लाने की भी है और हिंदुस्तान में मौजूद विरोधियों के फैलाए जा रहे झूठ का पर्दाफाश करने की भी है। आपसे बस थोड़ी देर पहले नरेंद्र मोदी ने सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से बात की। प्रधानमंत्री ने ईरान की तरफ से सऊदी अरब में हुए हमलों की निंदा की। मोदी और सऊदी के क्राउन प्रिंस दोनों ने कहा कि समुद्री मार्ग में जहाजों की आवाजाही पर कोई रोक नहीं लगनी चाहिए, समुद्री मार्ग सिक्योर होना चाहिए, यानी इशारा ईरान की तरफ है। आज नरेंद्र मोदी ने एक इशारा भारत में मौजूद सियासी इकोसिस्टम के अफवाह गैंग को भी दे दिया है। मोदी ने कहा कि कोरोना काल की ही तरह कुछ लोग युद्धकाल में भी झूठ फैला रहे हैं, अफवाह फैला रहे हैं। सरकार काम न कर पाए, देश मुसीबत में आ जाए, इसकी चालें चल रहे हैं। मोदी ने देश को सचेत किया है कि हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचाने वाली हरकत करने वाले लोगों को आप पहचानें। प्रधानमंत्री ने किन लोगों की ओर इशारा किया, वो कौन है जिन्होंने मोदी के खिलाफ एक नई जंग छिड़ दी है और मोदी ये जंग कैसे लड़ रहे हैं, ये रिपोर्ट आपको सब सवालों के जवाब देगी। नरेंद्र मोदी के विरुद्ध सियासी दुश्मनों ने छेड़ दिया है कौन सा नया युद्ध। 29 दिन से जारी है ईरान वार। हिंदुस्तान में मोदी के पॉलिटिकल दुश्मन क्यों कर रहे हैं प्रधानमंत्री पर नॉन स्टॉप प्रहार। क्या नरेंद्र मोदी के खिलाफ युद्ध ऐसे ही जारी रहेगा या सियासी विरोधियों का खेमा युद्ध विराम करेगा। कुछ लोगों ने अफवाहें फैलाई, झूठ बोले ताकि सरकार का काम मुश्किल हो, देश को नुकसान हो। युद्ध वाले वैश्विक संकट के बीच अफवाह कौन फैला रहा है, झूठ कौन फैला रहा है, मोदी ने किन दुश्मनों की ओर इशारा किया है, वो कौन है जो ईरान वॉर से पैदा हुए हालात में भारत को हारते हुए देखना चाहते हैं, मोदी को हारते हुए देखना चाहते हैं। जवाब आपकी स्क्रीन पर है। राहुल की पार्टी ने ईरान वॉर के बीच में मोदी के खिलाफ युद्ध शुरू कर दिया है। अखिलेश की पार्टी ने भी फर्जी खबरों और फेक नैरेटिव के साथ मोदी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ममता बनर्जी की पार्टी भी सुबह शाम दिन रात मोदी पर अटैकिंग है। मोदी के हर सियासी दुश्मन की सेम टू सेम बिल्कुल एक जैसी ही स्क्रिप्टिंग है। मोदी को घेरने वाली सबकी सेम स्ट्रेटेजी। मिस्टर मोदी देश के प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर मोदी खुद ही बोला प्राइम मिनिस्टर हु इज मिसलीडिंग प्राइम मिनिस्टर। हमारे प्रधानमंत्री ने मोदी सरकार ने ऑल गैस प्राइम मिनिस्टर, नो गैस सिटीजंस। कोई भी नहीं चाहता कि प्रधानमंत्री उनके लिए प्रचार करने आए। नहीं जा रहे, देख लो, हिल नहीं रहे दिल्ली से बाहर डर के मारे। चार्जशीट तो मोदी गवर्नमेंट के अगेंस्ट में होना चाहिए। यह किसी भी हद तक जा सकते हैं। फेल्ड इंजन सरकार, कंप्लीटली फेल्ड, खत्म। सवाल है कि ईरान युद्ध के बाद छाए संकट के बादल में मोदी के सियासी दुश्मन अपना कौन सा मुनाफा ढूंढ रहे हैं। मोदी को कमजोर साबित करके विरोधी अपना कौन सा सियासी हित साध रहे हैं। तो इसका जवाब उन 5 राज्यों यानी असम, पश्चिम बंगाल, पुडुचेरी, केरल और तमिलनाडु में छिपा है, जहां इस साल विधानसभा के चुनाव होने हैं। राहुल दिल्ली में बैठकर बंद कमरे में मीटिंग कर मोदी के खिलाफ मार्च से आगे की रणनीति बना रहे हैं। दीदी की पार्टी बंगाल से मोदी के खिलाफ सियासी युद्ध की शुरुआत कर चुकी है। मोदी के खिलाफ एक नए युद्ध का पोस्टर लॉन्च कर चुकी है और 5 राज्यों के चुनावी सीजन में प्रधानमंत्री के खिलाफ शुरू किए गए वॉर में मोदी के सियासी दुश्मनों ने हथियार ईरान युद्ध के बाद पैदा हुई संकट की स्थिति को बनाया है। मोदी विरोधी पार्टी चाहे कोई भी हो, पिछले 4 हफ्तों से हर कोई सिलेंडर लेकर घूम रहा है, पेट्रोल पंप के बाहर खड़े होकर तमाशा कर रहा है, शोर मचा रहा है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है। मोदी पर यह ऑल आउट अटैक सोशल मीडिया के जरिए भी हो रहा है। कांग्रेस ने एक बार फिर से अति कर दी है। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो।
हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। कांग्रेस की टाइमलाइन पर एक बार फिर से वही नरेंद्र सरेंडर वाला पोस्टर घूमने लगा है। नरेंद्र सरेंडर से मन नहीं भरा तो राहुल की पार्टी सिलेंडर नरेंद्र वाला टैक्स चिपकाकर मोदी पर निशाना साध रही है। प्रधानमंत्री के खिलाफ शुरू किया गया विरोधियों का यह युद्ध दरअसल उनकी मजबूरी है और इस मजबूरी की वजह भी नरेंद्र मोदी ही हैं। मैं यूपी के, देश के सभी राजनीतिक दलों से भी आग्रहपूर्वक कहना चाहता हूं, विनती पूर्वक कहना चाहता हूं, इस प्रकार के संकट में ऐसी बातें करने से बचें जो देश के लिए नुकसानदायक है, जो भारतीयों के हक में है, जो भारत के हित में है, वही भारत सरकार की नीति और रणनीति है। राजनीति के लिए गलत बयानबाजी करने वाले राजनीतिक बहस में तो कुछ नंबर पा लेंगे, लेकिन देश को नुकसान पहुंचाने वाली हरकतों को देश की जनता कभी माफ नहीं करती। कोरोना के महासंकट के दौरान भी कुछ लोगों ने अफवाहें फैलाई, वैक्सीन को लेकर झूठ बोले ताकि सरकार का काम मुश्किल हो, देश को नुकसान हो। परिणाम क्या हुआ? जनता ने चुनावों के दौरान ऐसी राजनीति को नकार दिया, ठुकरा दिया। मुझे पूरा भरोसा है कि देश के सभी राजनीतिक दल भी इससे सबक सीखेंगे और देश के एकजुट प्रयासों को वो बल देंगे, ताकत देंगे। मोदी के दुश्मनों को लग रहा था कि मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध के बाद पूरी दुनिया के लिए संकट जैसे हालात पैदा हुए हैं, उसमें हिंदुस्तान भी फंसकर रह जाएगा। एंटी मोदी गुट ने सोचा कि न तेल आ पाएगा, न गैस आ पाएगी, न यूरिया आ पाएगा और एंटी मोदी मोर्चा उसे 5 राज्यों के चुनावों में भुना लेगा, मोदी के खिलाफ माहौल बना देगा। लेकिन विरोधियों की यह सोच धरी की धरी रह गई, क्योंकि मोदी सरकार ने 28 फरवरी यानी कि वो दिन जब अमेरिका, इजराइल और ईरान का युद्ध शुरू हुआ, उसी वक्त से भारत को सेफ रखने वाली तैयारियां शुरू कर दी थी और नरेंद्र मोदी सरकार के इस प्रोएक्टिव अप्रोच का फायदा भी देश को हुआ। जिस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से दुनिया के बाकी देश अपना एक जहाज भी नहीं निकलवा पा रहे थे, उस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से भारत अब तक अपने 4 जहाज सुरक्षित भारत ला चुका है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत के 2 और मर्चेंट वेसल्स पेट्रोलियम प्रोडक्ट के साथ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्रॉस करके भारत के रास्ते में है। 2.5 लाख मैट्रिक टन लोड करके ये जहाज हमारे भारत आया। जैसा कि आप देख रहे हैं, इसको टैंकर वाला शिप बोलते हैं और इसके डेक पे 2 क्रेन है। इसका मतलब ये VLCC है, वेरी लार्ज क्रूड ऑयल कैरियर। ये हमारे सामने से निकल रहा है, ये देखिए। अभी हम लोग मुंबई पोर्ट पे लगने वाले हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। अभी भाई साहब, भारत सरकार सोचिए कितना ज्यादा माइंड से काम कर रही है। अभी आप देख सकते हैं ये सारे जहाज हमारे अभी यहाँ भारत में आ चुके हैं, सारे जहाजों पे माल है। और ऐसा नहीं है कि बस मतलब तेल गैस हर चीज आ रहा है, थोड़ा थोड़ा दिक्कत हो रहा था बीच में। लेकिन आप लोग एक चीज बता देता हूँ, सोशल मीडिया पे आजकल ये जो देखो भाई साहब, अगर अपने देश की थोड़ा तारीफ कर देता हूँ तो लोग मुझे कुछ और बोलने लगते हैं। लेकिन एक बार मैं आपको उधर से दिखा देता हूँ भाई साहब, बहुत अच्छी चीज है यार। और एक तो सरकार ने भाई साहब तेल के दाम भी कम कर दिए। मेरे ख्याल से एक्साइज जो ड्यूटी होता था वो 13 रुपए से घटा के पेट्रोल पे अभी 3 रुपए कर दिया। उसके बाद जो हमारा डीजल था उसको इसका ड्राफ्ट मार्क बिल पूरा आप देख रहे हैं, ये देखिए ड्राफ्ट इसका पूरा पानी में, ये पूरा तेल से भरा हुआ जहाज है। अगर ये खाली होता तो इसका रेड वाला पार्ट नीचे दिखता है, जिसको हल एरिया बोलते हैं। तो मैं आप लोग को दिखा देता हूँ, प्लीज आप लोग ज्यादा परेशान मत होइए। भारत सरकार कंटिन्यू काम करे, जिस भी देश से उसको तेल गैस मिल रहा है वो कंटिन्यू ले रही है। ऐसा नहीं है कि हमारे भारत में ही दिक्कत है, लेकिन बाकी जगह छाती पीटने वाले नहीं है, बस भारत में ही छाती पीट के नाचने गाने और सरकार का विरोध करने वाले लोग हैं। मुश्किल समय है, सरकार को सपोर्ट करिए, हेल्प करिए, चीजें जल्द से जल्द नॉर्मल होंगी। लेकिन एक बार मैं आपको फिर से चीजें दिखा देता हूँ, ये देखिए भाई साहब, ये देख रहे हैं आप, ये है हमारा लगभग 1 लाख मैट्रिक टन ये क्रूड ऑयल कैरियर लोड करके मुंबई पोर्ट पे जा रहा है। अभी हम लोग भी मुंबई में माल लेके आए हैं और ऐसे कम से कम 4-5 जहाज वहाँ तेल वाले उस साइड खड़े हैं ऑलरेडी। लेकिन ये जहाज देख लीजिए, अभी ये जा रहा है, ये देखो भाई साहब,
हमारे भारत के लिए ये सब समझ लो बहुत बड़ी चीज़ है भाई साहब। ये देख लो काफ़ी बड़ा जहाज़ है और इसमें तेल लोड होके आया है, तो चीज़ें भारत सरकार को मुश्किल समय में सपोर्ट करना चाहिए। मोदी सिर्फ भारतीय जहाजों को सेफली हॉर्मुज स्ट्रेट से क्रॉस नहीं करवा रहे, हॉर्मुज स्ट्रेट क्रॉस करने के बाद भारतीय जहाजों को समंदर में सिक्योर भी कर रहे हैं और इसके लिए भारत सरकार ने नौसेना को एक्टिव कर रखा है। जैसा कि आप तस्वीर में देख सकते हैं, आगे आगे इंडियन नेवी का युद्धपोत और पीछे पीछे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकला हिंदुस्तानी जहाज। रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय नेवी ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्रॉस करके आए हिंदुस्तानी जहाजों को सेफ्टी के लिए ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा लॉन्च कर दिया है। इस ऑपरेशन का मकसद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले एलपीजी, एलएनजी और कच्चे तेल के टैंकरों को सुरक्षित एस्कॉर्ट करना है। इंडियन नेवी ने इस ऑपरेशन में 22 जहाज और 5 से ज्यादा युद्धपोत तैनात किए हैं। इस वक्त ये ऑपरेशन ओमान की खाड़ी में चल रहा है, जहां भारतीय सेना के फ्रंट लाइन वॉरशिप भारत की ओर आने वाले तेल और गैस के टैंकरों को युद्ध क्षेत्र वाले हॉर्मुज स्ट्रेट से सुरक्षित निकाल रहे हैं। ये भारतीय सेना का खास मिशन है, जिसमें भारतीय झंडे वाले कार्गो जहाजों को, जिनमें कच्चा तेल, एलपीजी और एलएनजी भरा हुआ है, उन्हें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से सुरक्षित निकालकर अरब सागर के कंपैरेटिवली सुरक्षित पानी तक पहुंचाया जा रहा है। इंडियन नेवी ने इसके लिए जो 5 से ज्यादा फ्रंटलाइन युद्धपोत तैनात किए हैं, उनमें विशाखापत्तनम क्लास के डिस्ट्रॉयर और फ्रिगेट्स शामिल हैं। ये सब ओमान की खाड़ी में डटे हुए हैं। ये सब बिना किसी कूटनीति के संभव नहीं था। 12 मार्च को केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। मोदी ने ईरानी राष्ट्रपति से सीधे फोन पर बात की और साफ कर दिया कि भारतीय नागरिकों की सुरक्षा और सामान के साथ साथ ऊर्जा संसाधनों की बिना रोकटोक आवाजाही भारत की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। उस बातचीत के बाद ही ईरान ने कहा कि वो भारतीय झंडे वाले जहाजों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पानी से गुजरने देगा। भारत ये कैसे मुमकिन कर पाया? मोदी ने कैसे हिंदुस्तानी जहाजों और सेलर्स को सुरक्षित वहां से निकाला? अब ये खुद सेलर्स की जुबानी सुनिए। तो इंडिया ना किसी का दुश्मन है ना किसी का गुलाम। इंडिया अपना रास्ता खुद बनाता है और दुनिया उसे इग्नोर नहीं करती। जहां स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में बहुत से जहाजों को रेस्ट्रिक्ट किया गया था, कंट्री के जहाजों को, इंडिया के जहाजों को पैसेज अलाउ किया जा रहा है कि आप अपना जहाज यहां से निकालो। सो इंडिया जो है वो न्यूट्रल नहीं है। इंडिया एक स्मार्ट पावर है, मास्टर प्लेयर है। तो जहां पूरी दुनिया जो है वो लड़ाई में उलझी पड़ी है, इंडिया अपना गेम खेल रहा है। इंडिया जो है वो अपना ऑयल जो है आराम से निकाल रहा है। तो हम लोगों को, हम सभी दोस्तों को इंडियंस होने पे प्राउड होना चाहिए, क्योंकि ये जो जीत है, ये जीत पावर की नहीं, ये जीत है डिप्लोमेसी की। सो हमारी डिप्लोमेसी जो है वो अभी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जिन लोगों को लगता था कि उनके देश के पास बहुत ज़्यादा पावर है, वो अभी एकदम असफल हुए पड़े हैं कि वो कैसे अपने जहाजों को बाहर से निकाले। और इंडिया की डिप्लोमेसी जो है वो अभी काम कर रही है, इसलिए हम सभी को प्राउड फील होना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। छाती ठोक कर बोल सकता हूँ कि मैं एक इंडियन हूँ। आपको मैं प्रूफ दिखाता हूँ। अभी हम लोग भाई साहब मुंबई पोर्ट पे पहुंचने वाले थे। इसके पहले हम लोग जैसे इंडियन ओशियन में एंट्री किया, हमारे बगल में इंडियन नेवी के जहाज आ गए। ये देखिए, ये होते हैं वारशिप। ये देख रहे हैं, अभी आप लोग देख रहे हैं। लेकिन भाई साहब, मतलब भाई साहब वो एक्सप्रेस नहीं कर सकता ये बयान, लेकिन ये मूवमेंट देखो भाई साहब, तगड़ा यार। भारत माता की जय। भाई साहब ये इंडियन नेवी के जहाज होते हैं, ये हमें स्कॉट कर रहे हैं। इन द केस अगर हमें कोई प्रॉब्लम होती है, चैनल 16 पे हम लोग कॉल कर सकते हैं। लेकिन अभी समुद्र में जितने भी जहाज आप देखेंगे सब आसपास चल रहे हैं, कोई दूरी पे नहीं चल रहा है जहाज, क्योंकि मान लो अगर कोई भी दिक्कत हुआ हम लोग इन्फॉर्म कर सकते हैं। लेकिन भाई साहब छतिया ठोक के बोल सकी तक हम हिंदुस्तानी है, समझा? या देखा भारत के समुंदर, या देखा इंडियन नेवी हमारे बगले जाता हो। जैसे एंट्री किए भैया, अगर देखो मैं अभी अफ्रीका से आ रहा हूँ, मैंने और नेवी के जहाज बहुत कम देखे थे। मैं सही बताऊँ 2-2.5 महीना हो गया मुझे शिप पे आए, लेकिन मैंने नहीं देखा। दिल्ली में मोदी और उनकी टीम इस वक्त भी वॉर से जुड़ी मिनट टू मिनट अपडेट ले रही है। कुछ घंटों पहले ही भारत सरकार ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के नेतृत्व में एक इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप का सेटअप किया है। इस ग्रुप में गृह मंत्री अमित शाह,
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी भी शामिल हैं। इन्हें मिडिल ईस्ट के वॉर को मॉनिटर करने का टास्क सौंपा गया है और इस टीम ने अपना काम शुरू कर दिया है। उसकी पहली तस्वीर इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये टीम अब युद्ध के बीच हिंदुस्तान के लिए आगे के प्लान पर काम कर रही है और इसकी कमान खुद मोदी ने संभाल रखी है। प्रधानमंत्री को कामयाब होता देख विरोधियों का पूरा खेमा सन्न हो गया है, दंग हो गया है, सोच रहा है कि मोदी ने असंभव को संभव कैसे कर दिखाया। आप सभी देख रहे हैं कि आज पूरा विश्व कितना चिंतित है। पश्चिम एशिया में 1 महीने से युद्ध चल रहा है। युद्ध की वजह से कई सारे देशों में खाने पीने के सामान, पेट्रोल, डीजल, गैस, खाद, ऐसी कई जरूरी चीजों का चारों तरफ संकट पैदा हो गया है। हर देश इस संकट का सामना करने के लिए कुछ न कुछ कोशिश कर रहा है, प्रयास कर रहा है। और हमारा भारत भी इस संकट का पूरी शक्ति से मुकाबला कर रहा है, देशवासियों की ताकत के भरोसे कर रहा है। भारत तो बहुत बड़ी मात्रा में कच्चा तेल और गैस, ये जहां युद्ध चल रहा है ना, इस युद्ध से प्रभावित इलाके से मंगाता है। इसलिए सरकार हर वो कदम उठा रही है जिससे सामान्य परिवारों पर, हमारे किसान भाई बहनों पर इस संकट का बोझ न पड़े। साथियों, संकट के इस समय में भी भारत ने अपने तेज विकास को निरंतर जारी रखा है। विकसित भारत बनाने के लिए सबका प्रयास बहुत जरूरी है। ये आवश्यक है कि 140 करोड़ देशवासी कड़े से कड़ा परिश्रम करें और वैश्विक संकटों का एकजुट होकर सामना करें। अभी जो युद्ध चल रहा है, इससे पैदा हुए संकट का सामना कैसे करना है, इसके बारे में मैंने संसद में भी विस्तार से बताया है। मेरी कल देश के सभी मुख्यमंत्रियों से भी लंबी चर्चा हुई है और बड़ी सकारात्मक चर्चा हुई है। मैं आज आप सभी जनता जनार्दन से फिर कहूंगा, मैं देशवासियों से फिर से कहूंगा, हमें शांत मन से, धैर्य के साथ, एकजुटता के साथ, मिलजुल करके केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। इस संकट का सामना करना है। ये पूरे विश्व में परेशानी पैदा करने वाला संकट है। हमें अपने देश की सबसे ज्यादा चिंता करने है और यही हम भारतीयों की सबसे बड़ी ताकत है। युद्ध के हालात के बीच मोदी हर संभव कोशिश कर रहे हैं भारत पर ईरान वॉर का इंपैक्ट ना के बराबर पड़े। प्रधानमंत्री ने इसलिए शुक्रवार को देश के 25 राज्यों के मुख्यमंत्री से बात की। कह दिया कि देश में कोई लॉकडाउन नहीं लगेगा। इसके अलावा मोदी ने सबको यही मैसेज दिया कि करंट सिचुएशन को देखते हुए हर राज्य टीम इंडिया की स्पिरिट से काम करे,
मोदी ने मुख्यमंत्रियों से साफ कह दिया कि भारत को चौकन्ना और तैयार रहना होगा। आर्थिक और व्यापार की स्थिरता बनाए रखनी है, ऊर्जा सुरक्षा करनी है, उद्योग और सप्लाई चेन को मजबूत रखना है और आम लोगों के हितों की पूरी तरह रक्षा करनी है। मोदी ने राज्यों को निर्देश दिया कि वो सप्लाई चेन को सुचारू रूप से चलाते रहें और जमाखोरी के साथ साथ मनमानी भाव बढ़ाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्रियों को अफवाह से सावधान रहने की चेतावनी दी और कहा कि सही और भरोसेमंद जानकारी फैलाना बहुत जरूरी है ताकि आम लोगों में घबराहट न फैले। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि मोदी जिस टीम इंडिया को अफवाह से एक साथ लड़ने को कह रहे हैं, अफवाह फैलाने वालों में सबसे आगे वही इकोसिस्टम है। देखो, पहले ही इतना भारी उन्होंने बढ़त की है और आज कम करके वो ये कहना चाहते हैं कि हम कम करें। अरे पहले तो ये इतने लाखों करोड़ों में गवर्नमेंट ने उसको लूट लिया और अब जो पैसे जमा करने के बाद थोड़ा सा राहत दे, ये जनता को कोई राहत नहीं है, तो उन्होंने अपने जेब में पैसे पहले जमा कर लिए हैं। ऐसा कि 1000 रुपए जमा कर लिए, 200 रुपए वापस दे रहे हैं। ये इकोसिस्टम दिल्ली से लेकर बंगाल तक, असम से लेकर केरल तक और तमिलनाडु तक हर जगह फैला हुआ है। जिन जिन राज्यों में चुनाव है, वहां ईरान से पैदा हुए हालात पर सबसे ज्यादा शोर मच रहा है। शोर मचाने वाले मोदी के सियासी विरोधी हैं, जो हर 2 मिनट में घूम फिरकर मोदी को टारगेट करने लगते हैं। मोदी सरकार फेल हो गई, ये स्क्रिप्ट पढ़ने लगते हैं। आप किसी पेट्रोल पंप पे चले जाएं, किसी गैस एजेंसी पे चले जाएं, बड़े पैमाने पे लोग खड़े इंतजार कर रहे हैं। कुछ लोग रात भर रुक रहे हैं या रात भर इंतजार कर रहे हैं कि कैसे गाड़ी में पेट्रोल मिल जाए, डीजल मिल जाए। और फिर जब देश के प्रधानमंत्री जी ने हाउस में ये कहा कि कोरोना जैसी परिस्थिति आ सकती है, और फिर उनके जितने नीचे नेता हैं सब झूठ बोल रहे हैं। खाली झूठ बोलो, जैसे नरेंद्र मोदी जी, आपने सुना होगा सबने, झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो, एक बार नहीं बोलो, बार बार बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो, जैसा गुरु वैसा चेला। तो मैं इनको अच्छी तरह से जानता हूं। इनके शुरू से टेक्निक रही कि झूठ बोलते रहो, लोग को बरगलाते रहो, एक झूठ को रोज 10 बार रिपीट करो तो लोग उसको सच समझने लग जाएगा। मोदी खुद ही बोला एक भाषण में, जो संकट गहराई हो रहा है, तो गहराई जब संकट हुआ तब लॉकडाउन किया था, और लॉकडाउन के समय जैसा लंबा लाइन हुआ था, वो लंबा लाइन रोकने के लिए, और आज ही फिर लंबा लाइन हो रहा है। तो इस परिस्थिति में जो आम जनता का जो परेशानी है जिस तरह बढ़ते जा रहा है, इसलिए लोग का आशंकाएं हैं कि ये लॉकडाउन करके फिर ना जनता को परेशान ना करे। पिछली बार जो लॉकडाउन हुआ था कोविड के वक्त में, तो एकाएक हुआ था, पहले से कोई तैयारी नहीं थी, पहले से लोगों को आगाह नहीं किया गया था, और अचानक हमारे प्रधानमंत्री ने रात में लोगों को, राष्ट्र को संबोधित करते हुए ये बात कही कि लॉकडाउन हो गया, जिसका खौफ लोगों में है कि कहीं उसी तरह का कहीं एक अचानक सरकार कोई फैसला ले लेगी तो हम लोग क्या करेंगे। तो अभी से कई राज्यों से ये खबर आ रही है कि जो माइग्रेटेड लेबर हैं वो अपने घर, अपने होम स्टेट में जाना शुरू कर दिया उन्होंने। बड़ी तादाद में लोग वापस जा रहे हैं, ये डर उनके दिमाग में है और उस समय की घटना याद है उनको। दरअसल ये कुछ और नहीं, प्रधानमंत्री के खिलाफ विपक्ष की खींच है। अपोजिशन बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहा है कि इस ग्लोबल संकट के दौर में भी मोदी ने कैसे हिंदुस्तान और हिंदुस्तानियों के हितों को सिक्योर रखा हुआ है। ऊपर से जिस वॉर की वजह से ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग 39% पर खिसक गई है, जो ट्रंप युद्ध की वजह से 14वें पायदान पर खिसक गए हैं, उसी अप्रूवल रेटिंग में नरेंद्र मोदी 68% के साथ दुनिया के लीडर नंबर 1 बने हुए हैं। और युद्धकाल में मोदी की इस मजबूत लीडरशिप का फायदा बीजेपी को 2026 के चुनावी रीजन में मिलना तय है। असम में बीजेपी की वापसी तय है,
बंगाल में दीदी की कुर्सी पर खतरा मंडराने लगा है। अमित शाह ने तो बंगाल में दीदी के खिलाफ जनता की चार्जशीट जारी कर दी है। विरोधी कैंप में जबरदस्त पैनिक है, इसीलिए विरोधियों ने मोदी पर हमला तेज कर दिया है। क्या हो रहा है? लक्ष्मण का एक रेखा होता है जिसको लक्ष्मण का गंडी बोलता है। सीता देवी को कहा गया था आप लक्ष्मण गंडी पार मत करो। बीजेपी इज क्रॉसिंग ऑल द लिमिट्स। मित्रों, ममता दीदी ने हमेशा विक्टिम कार्ड का पॉलिटिक्स खेला है। कभी पैर तुड़वा लेती हैं, कभी सिर पर पट्टी बंधवा देती हैं, कभी बीमार हो जाती है और कभी चुनाव आयोग के सामने बेचारा बनकर चुनाव आयोग को गालियां निकालती। मगर ममता दीदी, मैं आपको बताने आया हूं कि आपकी ये राजनीति को, विक्टिम कार्ड की पॉलिटिक्स को बंगाल की जनता अब बहुत अच्छे तरीके से समझ गई। इस बार बंगाल की जनता पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने जा रही। 2024 में मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद महाराष्ट्र, हरियाणा, उड़ीसा, दिल्ली और बिहार, ये सभी जगह पे भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए ने अप्रत्याशित जीत हासिल की है। और मुझे पूरा भरोसा है कि हमारी जो कैडर है, हमारे कार्यकर्ता हैं, वो जन जन तक पहुंचे हैं, जनता की आवाज को मुखर कर आवाज दे रहे हैं। और इस बार बंगाल की जनता ने ये तय किया है कि प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहां बनाई जाएगी। एक लाइन में कहें तो विपक्ष, खासकर राहुल और ममता की पार्टी, मोदी के खिलाफ युद्ध ही लड़ेगी, युद्ध विराम नहीं करेगी। मोदी के सियासी दुश्मन ईरान वॉर को हथियार बनाएंगे, निशाना मोदी पर लगाएंगे, सीज फायर नहीं करेंगे, नॉन स्टॉप फायर करेंगे और यह फायरिंग 5 राज्यों के चुनाव खत्म होने तक लगातार होती रहेगी। ईरान ने युद्ध के 29वें दिन मिसाइल हमलों की 50वीं वेव लॉन्च कर दी है। ईरान ने इजराइल समेत 6 देशों पर हमले किए हैं। एयरपोर्ट, सैनिक अड्डे, ऊर्जा संस्थानों को निशाना बनाया है। इजराइल के अलावा सऊदी, यूएई, बहरीन, कुवैत और ओमान में हमले किए गए। इजराइल ने तेहरान की टेक्निकल यूनिवर्सिटी को बम से समतल कर दिया। ईरान के हेवी वाटर प्लांट और परमाणु ईंधन से चलने वाले रिएक्टर को भी निशाना बनाया गया। सऊदी, यूएई ने हॉर्मुज खुलवाने के लिए अमेरिका के साथ युद्ध की तैयारी तेज कर दी है। हूती ने भी ईरान के पक्ष में मिसाइलें दागनी शुरू कर दी हैं। ट्रंप के जखीरे में मिसाइलें कम पड़ने लगी हैं। मुस्तबा की ड्रोन सिटी अभी भी फुल है। मुस्तबा अब समंदर से लेकर मिडल ईस्ट तक दौड़ा दौड़ा कर मार रहा है। ट्रंप जिस युद्ध को 4 हफ्ते में खत्म करने आए थे, वो अब बढ़ता ही जा रहा है। 29वें दिन आखिर ऐसा क्या हुआ जिससे मुस्तबा युद्ध में बहुत आगे निकलते हुए नजर आ रहे हैं और ट्रंप बहुत पीछे छूट गए हैं? फुल डिटेल इस रिपोर्ट में देखिए। युद्ध का 29वां दिन, बातचीत का बिगड़ गया सीन। ट्रंप ने कहा 6 तारीख तक सीज फायर। इजराइल, ईरान ने किया फायर ही फायर। ट्रंप ने मांगी मोहलत, ईरान को मिली बढ़त। युद्ध की चौसर पर ट्रंप की हर गोटी उल्टी पड़ रही है। ट्रंप 4 हफ्ते में ईरान को सरेंडर कराने चले थे। आसमान छोड़ दें तो कहीं वो मजबूत नहीं दिखाई दे रहे। 29 दिन के युद्ध में बढ़त ईरान के पास है। ईरान इस हालत में है कि 2 साल तक ट्रंप को युद्ध में घसीट सकता है।
जीतना तो बहुत दूर, ट्रंप को युद्ध से निकलने का रास्ता भी नहीं दिख रहा है। उनतीस दिन में ट्रंप हॉर्मुज नहीं खुलवा पाए, 440 किलो यूरेनियम नहीं ला पाए, बैलिस्टिक मिसाइल को भी नहीं नष्ट कर पाए, प्रॉक्सी आतंकी संगठन को होने वाली फंडिंग नहीं रोक पाए। ईरान से आसमानी तबाही के अलावा कुछ बड़ा टारगेट ट्रंप को हासिल नहीं हुआ। ट्रंप ने कहा 6 तारीख 8 बजे तक ईरान के एनर्जी सेक्टर पर हमले नहीं होंगे। नेतन्याहू ने ट्रंप की एक नहीं सुनी। ईरान के एनर्जी सेक्टर पर ही बहुत बड़ा हमला बोल दिया। फिर ईरान ने पलटकर इजराइल समेत मिडिल ईस्ट में ताबड़तोड़ फायर कर दिया। 24 घंटे पहले ट्रंप युद्ध खत्म होने की टाइमलाइन बता रहे थे। 24 घंटे में ही इजराइल ईरान ने ट्रंप की टाइमलाइन पलट दी, युद्ध रुकने की संभावना ही खत्म कर दी। नेतन्याहू ने ट्रंप को ईरान में फंसा दिया है। जेडी वेंस ने फोन पर नेतन्याहू की क्लास लगाई है। नेतन्याहू ने ट्रंप को बताया कि बस 4 हफ्ते काफी हैं, ईरान का खेल खत्म हो जाएगा। इजराइल, अमेरिका मिलकर 29 दिन से ईरान की सिर्फ 1/3 बैलिस्टिक मिसाइलें खत्म कर पाए हैं। ड्रोन का स्टॉक जितना खर्च हो रहा है, करीब करीब उतना ही बन रहा है। अमेरिका के पास मिसाइलों का टोटा पड़ने लगा है। सिचुएशन अलार्मिंग है। अमेरिका ने 29 दिन में 850 टॉमहॉक मिसाइलें चला दी हैं। अमेरिका में हर साल 90 से 100 टॉमहॉक मिसाइलों का प्रोडक्शन होता है, मतलब करीब 8 साल का कोटा 29 दिन में खत्म कर दिया। इजराइल के पास सैनिकों की कमी हो गई है। इजराइल के आर्मी चीफ ने देश की लीडरशिप को आगाह किया है कि जल्द ही अगर नए सैनिक नहीं आए तो युद्ध में लड़ना तो दूर, दुश्मन को रोकना मुश्किल हो जाएगा। 3 साल में इजरायली सैनिक गजा में हमास, लेबनान में हिजबुल्लाह से ग्राउंड पर लड़ रहे हैं। लंबी लड़ाई में इजरायली सैनिक मानसिक तौर पर थक चुके हैं। सैनिकों की कमी पूरी करने के लिए इजराइल अब हारेदी यहूदियों को सेना में भर्ती करने पर जोर दे रहा है। हारेदी यहूदी समुदाय का अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स समूह है जिसे अनिवार्य सैन्य सेवा से छूट मिली हुई है। मिडिल ईस्ट में रिफाइनरियों पर हमले से सल्फर का प्रोडक्शन कम हो गया है। इससे अमेरिका इजराइल की हथियार और रडार बनाने वाली कंपनी के पास कॉपर की कमी हो गई है। हॉर्मुज बंद होने से सल्फर लेकर जाने वाले जहाज नहीं निकल पा रहे। ईरान के मिसाइल और ड्रोन अटैक में अमेरिका के रडार क्षतिग्रस्त हो गए हैं। उनकी मरम्मत करना बहुत जरूरी है, उसमें देरी हो रही है। ट्रंप इसलिए टाइम बाई कर रहे हैं। ईरान उन्हें मौका नहीं दे रहा, वो लगातार बढ़त बनाता जा रहा है। चौबीस घंटे में युद्ध कितना बदला? 144 मिनट में ट्रंप को कितना झटका लगा? 8640 सेकंड में ईरान ने कैसे युद्ध का सीन बदल दिया? ईरान ने एक बार फिर दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को निशाना बनाया है। ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया है। हमले के बाद एयरपोर्ट पर जैसे ही ड्रोन गिरे, वहां डर के मारे जान बचाने के लिए लोग इधर उधर भागने लगे। ये सऊदी अरब का प्रिंस सुल्तान एयरबेस है। ईरान ने यहां सटीक हमला किया। उसके ड्रोन और मिसाइल टारगेट पर लगे हैं। ईरान ने इस बार ट्रंप और मोहम्मद बिन सलमान को बताकर यह हमला बोला। सऊदी के प्रिंस सुल्तान एयरबेस अटैक में अमेरिका के 10 सैनिक घायल हुए। 2 की हालत नाजुक है, 8 की हालत गंभीर बनी हुई है। ईरान ने एक ही प्रहार में अमेरिका के 3 KC-135 टैंकर विमानों को उड़ा दिया। KC-135 अमेरिका के फाइटर्स में हवा में ईंधन भरते हैं। ईरान ने सऊदी अरब में हमला करके अमेरिका के एक सर्विलांस एयरक्राफ्ट E-3 अवाक्स को भी बर्बाद करने का दावा किया है। सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात ने जब से ईरान के खिलाफ खुलकर युद्ध में उतरने का ऐलान किया है, दोनों ही अरब मुल्कों पर ईरान ने हमले बढ़ा दिए हैं।
ईरान ने कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कामिकाजे ड्रोन की बौछार कर भारी तबाही मचाई है। ड्रोन अटैक में कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट में लगा रडार सिस्टम ध्वस्त हो गया। ईरान ने कुवैत के बुबियान आइलैंड पर कादिर 380 क्रूज मिसाइल से अटैक किया। इस हमले में ट्रंप को बहुत बड़ा झटका लगा। ईरान ने दावा किया कि अमेरिकी नेवी से 100 मरीन कमांडो मारे गए हैं। دریایی سپاه طی یک عملیات غافلگیر کننده چندین مرکز تجمع تروریست‌های صهیونی آمریکایی در جزیره بوبیان را مورد تهاجم ترکیبی موشکی و پهپادی قرار داد. در این تهاجم با انواع پهپادهای انهدامی و موشک‌های بالستیک تعداد زیادی از تفنگداران تروریست آمریکایی تهاجم علیه سربازان تروریست آمریکایی در هر نقطه‌ای از این منطقه تا نابودی کامل آنها از سرزمین مسلمانان به فضل الهی با حملات کوبنده. ईरान अब मिडिल ईस्ट में इजराइल और अमेरिकी कंपनियों को चुन चुन कर निशाना बना रहा है। ओमान के सलल्लाह पोर्ट पर ईरान ने 2 ड्रोन दागे। एक विदेशी कर्मचारी की मौत हो गई, एक घायल हो गया। पोर्ट में लगी क्रेन को काफी ज्यादा नुकसान हुआ। ईरान कई बार कह चुका है कि वो बहरीन पर फिर कब्जा करेगा। अब ईरान उसी दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। बहरीन में अमेरिकी नेवी की 5वीं फ्लीट का हेडक्वार्टर है। युद्ध के 29वें दिन ईरान ने फिर इस बेस को धुआं-धुआं कर दिया। बहरीन में अमेरिका की 5वीं फ्लीट को टारगेट करने के बाद ईसा एयरबेस पर मिसाइल चलाकर उसे भारी नुकसान पहुंचाया। ईरान ने बहरीन की सबसे बड़ी सरकारी तेल कंपनी बापको की एक सब्सिडियरी को मिसाइल से निशाना बनाया। ईरान के हमले की वजह से कंपनी के ऑयल प्लांट में आग लग गई। ट्रंप ने युद्ध शुरू करते वक्त अरब मुल्कों को ईरानी मिसाइलों और ड्रोन से सुरक्षा देने का वायदा किया था। ट्रंप अब अपने बेस और अपने सैनिकों को नहीं बचा पा रहे तो सऊदी, यूएई, कुवैत और बहरीन को कैसे बचाएंगे? ईरान की ताकत बढ़ाने और नेतन्याहू का दर्द दोगुना करने के लिए हूती भी अब मैदान में कूद गया है। युद्ध के 29वें दिन हूती ने ईरान की तरफ से लड़ाई में उतरने का ऐलान करते हुए इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल चलाई। यमनी सशस्त्र बलों ने सर्वशक्तिमान अल्लाह की मदद और अल्लाह पर भरोसा करते हुए दक्षिणी कब्जे वाले फिलिस्तीन में संवेदनशील इजरायली सैन्य स्थलों को निशाना बनाकर बैलिस्टिक मिसाइल चलाई। इस युद्ध में हूती का ये पहला अटैक है। ये ऑपरेशन इजराइल के हमारे मुजाहिद भाइयों और लेबनान में हिजबुल्लाह के बहादुरी भरे ऑपरेशन जैसा है। सर्वशक्तिमान अल्लाह की कृपा से ऑपरेशन सफल रहा। ट्रंप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में फंसे नहीं हैं, डूब रहे हैं। 29 दिन में 10 बार से ज्यादा हॉर्मुज खुलवाने की बात कर चुके हैं। ईरान ने उनकी एक नहीं सुनी। ट्रंप अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवाने के लिए 17,000 जवान भेज चुके हैं। ईरान कह रहा है कि आओ, हमारी मिसाइल तो तैयार है, ड्रोन शिकार करने को आतुर है। ट्रंप का सारा मैथ गड़बड़ा गया है। We're negotiating now, and it'd be great if we could do something, but they have to open it up. They have to open up the Strait of Hormuz. Excuse me for this. I'm so sorry. Such a terrible mistake. The fake news will say he accidentally said no. There's no accidents with me, not too many. हॉर्मुज में ईरान ने माइंस बिछा दिए। ड्रोन लगातार मंडरा रहे हैं। बैलिस्टिक मिसाइलों को पहुंचने में कुछ सेकंड लगेंगे। ट्रंप कभी खार्ग पर कब्जा कर हॉर्मुज जीतने की बात करते हैं। कभी अबू मूसा समेत हॉर्मुज के पास 5 छोटे आइलैंड पर कब्जा कर हॉर्मुज जीतना चाहते हैं। ट्रंप के लिए हॉर्मुज वाटरलू साबित हो सकता है। رزمندگان جانبرکف ما در نیروی دریایی و هوافضای سپاه ضمن کنترل هوشمندانه و قدرتمندانه تنگه هرمز و در دست داشتن ابتکار عمل در خلیج فارس هجوم به مواضع دشمن در منطقه را به فضل الهی با قدرت ادامه خواهند داد.
ट्रंप का सबसे बड़ा टारगेट ईरान का इनरिच यूरेनियम छीनना है। यूरेनियम कोई बक्से में बंद करके नहीं रखा है, ईरान ने उसे पाताल लोक में छिपा रखा है। उसे लेने के लिए खुदाई करनी पड़ेगी, सुरंग के रास्ते अंदर जाना पड़ेगा। खुदाई करने में कम से कम 1 हफ्ता लगेगा। इस दौरान क्या ईरान चुप रहेगा? वो लगातार ड्रोन और मिसाइलें चलाएगा। अमेरिकी सैनिकों के लिए ऑपरेशन बहुत रिस्की हो जाएगा। जान जाने का जोखिम बहुत ज्यादा है। अगर यूरेनियम हासिल किए बगैर ट्रंप युद्ध रोक देते हैं तो यह उनकी हार मानी जाएगी। लिहाजा ट्रंप किसी तरह डील कर बच निकलना चाहते हैं। ईरान कह रहा है कि अमेरिका ने बमबारी कर जितना नुकसान किया है उसकी भरपाई किए बगैर जाने नहीं देंगे। अमेरिका ने बैंकिंग और तेल पर प्रतिबंध लगाकर 4 दशक तक ईरान का गला घोंटा। ईरान ने स्टील का प्रोडक्शन शुरू किया जिसे बेचने पर दुनिया में कहीं प्रतिबंध नहीं है। ईरान ने हर साल $6.5 बिलियन की स्टील बेची। ईरान को सरेंडर कराने के लिए अब स्टील प्लांटों पर हमले किए जा रहे हैं। इजराइल ने बीती रात मुबारकेह के स्टील प्लांट पर भारी बमबारी की। सैटेलाइट तस्वीरों में मुबारकेह स्टील प्लांट का ऊपरी हिस्सा पूरी तरह जला हुआ दिखाई दे रहा है। इस्फहान के स्टील प्लांट पर भी इजराइल ने बहुत बड़ा हमला किया। इजराइल ने अराक में ईरान के हैवी वाटर प्लांट पर भी हमला किया। हैवी वाटर का इस्तेमाल परमाणु ईंधन से चलने वाले रिएक्टर की कूलिंग में किया जाता है। हैवी वाटर की कमी से रिएक्टर को बंद करना पड़ सकता है। इससे ईरान में गंभीर बिजली संकट पैदा हो सकता है। ईरान के खोंदाब में भी हैवी वाटर प्लांट के कॉम्प्लेक्स पर इजराइल ने 2 फेज में हमले किए। इजराइल ने बीती रात 50 फाइटर जेट से एक साथ बमबारी की। इनमें ईरान के यज़्द के उस ऊर्जा प्लांट को भी निशाना बनाया गया जहां येलो केक बनाया जाता है। यज़्द में यूरेनियम संवर्धन के लिए जरूरी विस्फोटक भी तैयार किए जाते हैं। इजराइल अब हर उस जगह को निशाना बना रहा है जहां से ईरान मिसाइल बनाने के लिए सामान तैयार करता है। इजराइल ने 10 दिन में तीसरी बार बुशर परमाणु प्लांट पर हमला किया। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने कहा है हमले के बाद वहां से कोई रिसाव नहीं हो रहा है। इजराइल ने तेहरान पर बमों की बौछार कर दी। तेहरान में IRGC के कई मिसाइल लॉन्च को तबाह कर दिया। इजरायली हमले में तेहरान के एक अपार्टमेंट को भी निशाना बनाया गया। इस हमले में कई लोग मारे गए। ईरान ने भी ताबड़तोड़ जवाबी हमलों से तेल अवीव को दहला दिया। क्लस्टर मिसाइलों को इजरायली एयर डिफेंस रोकने में नाकाम रहा। ईरान ने सेंट्रल इजराइल में सेजिल मिसाइल चला दी। मिसाइल जहां गिरी वहां सब कुछ राख हो गया। ईरान की सेजिल मिसाइल का नया वर्जन एक साथ 4 वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। युद्ध जैसे जैसे बढ़ रहा है, जल्द शांत होने की उम्मीदें कमजोर पड़ती जा रही हैं। ट्रंप की बातों पर अब ईरान को कतई भरोसा नहीं है। तबाही ही तबाही हो रही है। लेकिन ट्रंप कह रहे हैं कि जब युद्ध खत्म होगा, इकॉनमी रॉकेट की तरह भागेगी। When this war ends, it's going to be like a rocket ship. I thought we were going to go down more, and I thought oil prices were going to go up higher than they are now. It's not finished yet. I'm not saying it's sort of finished, but it's not finished. It's got to be finished. And I thought that we would see a bigger drop in stock
Hasn't been that bad. फिलहाल तो ट्रंप ही मुस्तबा के रॉकेट देखकर भाग रहे हैं।